नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। आज ईद का पाक त्योहार है। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। दुआ कीजिए कि समाज में सहयोग, शांति, भाईचारा और प्रेम हमेशा कायम रहे। खबरों की खबर में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पूरे देश में धूमधाम के साथ आज ईद मनाई गई, लेकिन ये भी दिखाएंगे कि ईद मुबारक के रास्ते में तनाव के पत्थर कहां पर चले, और ये भी बताएंगे कि ईद की खुशनुमा सफेदी पर काली पट्टी आज क्यों बंधी, ऐसी क्या मजबूरी थी। हम आपको ये भी बताएंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो पटना के गांधी मैदान में जाकर लोगों को ईद मुबारक कहा, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात के बाद बिहार चुनाव के लिए क्या रणनीति बनी। आप आज जानेंगे कि बिहार विजय के लिए अमित शाह का क्या है मिशन 2025। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जड़ों में आरएसएस का संस्कार, ये हम सब जानते हैं। वो स्वयं सेवक रहे हैं। कल वो आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में भी मौजूद थे, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी पर कह दिया कि आरएसएस पीएम मोदी को 75 साल की उम्र होने पर रिटायर कर देगा। इसी साल सितंबर के महीने में प्रधानमंत्री 75 वर्ष की आयु के हो रहे हैं। राउत के ख्यालों का जवाब देवेंद्र फडणवीस ने कैसे दिया, इसको भी आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि कल से आप जब हाईवे पर चलेंगे तो कैसे आपकी जेब पर ज़्यादा बोझ पड़ने वाला है। अपनी जेबें ढीली करने के लिए तैयार आपको रहना होगा। लेकिन आइए शुरुआत ईद की खबरों से करते हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे ईद मुबारक के बीच तनाव के कई कारक पैदा हो गए, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे छोटी छोटी बातों पर नमाजियों में ही मारपीट हो गई, लाठियां चली, पत्थरबाजी हुई। पहले ये रिपोर्ट देखिए। लाठियां चली, पत्थर उछाले गए, और इतने से भी मन नहीं भरा तो खबर है कि गोलियां भी चली। और ये सब कुछ उस ईद के पाक त्योहार के दिन जब अमन और मोहब्बत की दुआएं मांगी जाती हैं। लेकिन मेरठ के थाना जानी एरिया के सिवाल खास कस्बे में आज ईद पर कब्रिस्तान में दुआ के दौरान दो पक्षों में झगड़ा हो गया। दोनों मुस्लिम पक्षी थे। आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों पक्षों के 50 से ज्यादा लोग दौड़ा दौड़ा कर एक दूसरे को मार रहे हैं। सुबह 10:30 बजे के करीब ये हिंसक वारदात हुई, जिसकी पटकथा रविवार को ही लिख दी गई थी। रविवार को सिवाल खास कस्बे में रहने वाले बादाम और नियाद परिवार के लोग ईद की खरीदारी के लिए बाजार गए थे। वहां दोनों पक्षों के बच्चों में आपस में कहासुनी हो गई। कहासुनी छोटे मोटे झगड़े में बदली, लेकिन ईद के दिन तो भीषण संग्राम में बदल गया। अब पुलिस झगड़ा करने वाले आरोपियों को ढूंढ रही है, जो फरार हैं। थाना क्षेत्र जानी अंतर्गत सिवाल खास एरिया के रहने वाले नाजिम और जाहिद नामक दो व्यक्तियों के बीच में एक मामूली बात को लेकर कल शाम को बाजार में कहासुनी हो गई थी। उसको लेकर जब आज नमाज के बाद ये लोग अपने घर आ गए थे, उस दौरान दोनों पक्षों के लोग आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जिसमें पथराव हुआ और इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं, जिनको उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। 3 लोगों को इसमें हिरासत में भी लिया गया है पुलिस के द्वारा। दोनों एक ही समुदाय के लोग हैं और इसमें फायरिंग की भी सूचना आई है, जिसकी जांच की जा रही है, और जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना जानी के द्वारा निष्पादित की जा रही है। जो तस्वीर मेरठ में देखने को मिली, वैसी ही तस्वीर हरियाणा के नूह में भी देखी। वहां के गांव तिरवाड़ा में ईद की नमाज के बाद दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। ईद की सुबह करीब 9 बजे एक पक्ष के लोग ईदगाह में नमाज पढ़कर घर जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में दूसरे पक्ष के कुछ लोगों से उनकी कहासुनी हो गई। इसके बाद दोनों तरफ से लाठियां बरसाई जाने लगी। बात पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने बीच बचाव करके मामला शांत कराया। गांव में बिल्कुल शांति भी है, कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। बिल्कुल दोनों पक्षों को हमने समझा दिया। एक ही दादा की, एक ही परिवार का झगड़ा आपस में पुरानी रंजिश को लेकर हुआ था कि पहले किसी ने मारा, कोई आदमी है ना पुलिस को पकड़वाया था, उस बात को रंजिश को लेकर नमाज के बाद इनका झगड़ा किया है।
बिल्कुल शांति बनी हुई है और अभी से हमारे पास कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जब भी शिकायत प्राप्त होगी कानूनी कार्रवाई की। गांव वालों के मुताबिक झगड़ा करने वालों में एक गुट साजिद का था तो दूसरा गुट राशिद का था। इसमें दोनों गुटों के लोग जख्मी हुए हैं। अब आगे ये तनातनी किसी बड़े हिंसक वारदात में ना बदले, इसके लिए पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। किशनगंज में ईदगाह में आपस में ही नमाजी भिड़ गए। यहाँ के पनासी पंचायत में बंगाल से आए नमाजियों ने थोड़ी ज्यादा देर तक नमाज पढ़ ली। इससे धूप में इंतजार कर रहे बिहार के नमाजियों का गुस्सा इतना बढ़ा कि लाठी डंडा लेकर वो पिल पड़े। फिर तो देखते ही देखते ईदगाह लड़ाई के मैदान में बदल गया। ईद के नमाज के समय को लेकर दो अलग अलग जमात में कुछ विवाद एवं झड़प हो गई थी। नमाज शांतिपूर्ण तरीके से कराया गया है। स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है। अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। स्थिति पूरी तरह सामान्य और शांतिपूर्ण है। वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ में तो चप्पल रखने पर इतना विवाद हो गया कि दोनों पक्ष मारपीट पर उतर आए। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। ईद भाईचारे का, प्रेम का त्योहार है। दूसरों की गलतियों को माफ करके गले लगाने का त्योहार है। यानी ईद बहुत ही खुशनुमा माहौल में मनाई जाती है। आज मनाई भी गई, लेकिन मुसलमानों के मन में कई सारे सवाल पर रिजर्वेशन भी है। इनमें एक सवाल वक्फ बोर्ड बिल को लेकर है, तो दूसरा सड़कों पर नमाज पढ़ने पर लगी रोक के कारण भी। इनके साथ ही फिलिस्तीन और इजराइल का सवाल भी ईदगाह में आज खड़ा किया गया। इन सब को समझने के लिए कि दिन भर आज किस तरीके से मुस्लिम भाइयों ने ईद को मनाया, ईद को लेकर क्या शंकाएं उनके मन में थी, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मोहब्बत और अमन का पैगाम देने वाले ईद का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद की मुबारकबाद भेजी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, ईद का त्योहार हमारे समाज में आशा, सद्भाव और दयालुता की भावना को बढ़ाए। आपके सभी प्रयासों में खुशी और सफलता मिले। ईद मुबारक। बेहतर कल की संभावनाओं के साथ लोगों ने गले लगकर ईद के पाक जज्बात को अपने जहन में बिठा कर रखा। पूरे मुल्क में ईद उल फित्र का त्यौहार बहुत ही खुशी और मसरत के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। मैं आज ईद उल फित्र की तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं और उसी के साथ साथ सबसे भी गुजारिश करता हूं कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने जो ईद एडवाइजरी जारी की है उस पर पूरी तरीके से अमल करते हुए जो गरीब हैं, गुरबा हैं, उनमें फ़ितरा तो ज़रूर तकसीम कर दें, जिससे कि वो भी हम लोगों के साथ ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। और चूँकि आज के दिन रोज़ेदारों को अल्लाह की तरफ के इनाम के तौर पर अता किया जाता है, लिहाजा आज के दिन अपने और अपने घर वालों के साथ साथ मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिए। लेकिन ईद की खुशियों के बीच जगह जगह ईद की नमाज के साथ कुछ सवाल भी घूमते रहे। ईद की नमाज के दौरान वक्फ बोर्ड बिल का विरोध भी चलता रहा। ईद की नमाज के साथ ही फिलिस्तीन पर इजरायली हमले का विरोध भी चलता रहा और ईद की नमाज के साथ ये सवाल भी उभरता रहा कि सड़कों पर नमाज पढ़ने में दिक्कत क्या है। सहारनपुर में भी ईद की नमाज अदा की गई। नियमों का पालन भी हुआ। सड़क पर किसी ने नमाज नहीं पढ़ी। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम भी रहे। लेकिन ईद की नमाज के बाद फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए और उस दौरान फिलिस्तीन का झंडा लगातार लहराता रहा। सोशल मीडिया के थ्रू एक वीडियो हमारे संज्ञान में आया है जिसमें कुछ लड़कों के द्वारा भारत का और एक अन्य देश का झंडा दिखाया जा रहा है। इस बारे में आवश्यक जांच की जा रही है एवं जांच के उपरांत इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बहुत जगह पर फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए, फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए। ऐसा लग रहा था
मानो हमास की बर्बरता के साथ ये सब लोग खड़े हैं। फिलिस्तीन से ज्यादा चर्चा वक्फ बोर्ड कानून को लेकर रही, जिसके विरोध में अलग अलग जगहों पर नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। धर्म को जानने वाला, उसको समझने वाला, उसकी रक्षा करने वाला और उसमें उसकी ज्ञान में बढ़ोतरी करने वाले आदमी को बनाया जाए, तो जैसे वहाँ कोई दूसरे धर्म का आदमी नहीं बन सकता, ऐसे इसमें भी रिलीजन को क्रॉस करके कोई आदमी नहीं बनना चाहिए। ये सब जो ये अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, इसमें एक विरोधाभास है। कैसे तो कब्रिस्तान का टाइटल लाएगा आदमी, कैसे ईदगाह का टाइटल लाएगा, तो इसलिए इस बिल का सब विरोध कर रहे हैं। उधर राजस्थान के गंगापुर सिटी में जब ईद की नमाज पढ़ी गई, तो कई नमाजी बाह पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे। वहां वक्फ बिल के खिलाफ नारेबाजी भी जमकर हुई। कहीं वक्फ कानून का विरोध हुआ तो कहीं जुलूस निकालने को लेकर विवाद हुआ। राजस्थान में टोंक जिले के मालपुरा में जुलूस निकालने के लिए मुस्लिम समुदाय के कुछ युवा अड़ गए, लेकिन बुजुर्गों के समझाने और पुलिस की सख्ती से मामला शांत हुआ। वहीं मेरठ में नमाजियों ने पोस्टर लहराए। पोस्टर के जरिए वो ये कहना चाहते थे कि जब हिंदू होली सड़कों पर मनाता है, जब शिवरात्रि सड़कों पर मनाता है, जब कांवड़िया सड़कों पर निकलते हैं, जब रामनवमी यात्रा सड़क पर होती है, जब दिवाली के पटाखे सड़क पर फोड़े जाते हैं, जब गणेश चतुर्थी सड़कों पर मनाई जाती है, तो ईद की नमाज सड़कों पर पढ़ने पर रोक क्यों? इन सब के बीच लखनऊ में भी ईद बेहद शांति के साथ मनाई गई। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कुछ नाराज भाव में दिखे। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से। सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ, या मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही। सड़कों पर नमाज पढ़ने का सवाल दिल्ली में भी उठा। दिल्ली की जामा मस्जिद में काफी संख्या में लोगों ने आकर नमाज पढ़ी। यहाँ तक कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी नमाजी आए। मुझे खुशी हुई माशाल्लाह कि यहाँ का माहौल देख के। ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान बिरादरी, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू बिरादरी की भी मेरे से डिबेट हुई, माशाल्लाह बात हुई, सिख बिरादरी से भी हुई, मुसलमानों से भी हुई। तो मैं दिल्ली में ही, मेरे वीज़ा है तो दिल्ली में ही आया हुआ हूँ, और मैं रमज़ान भी मैंने यहाँ गुजारे, बड़ा मज़ा आया। यहाँ पर अफ्तारी वगैरह और जो ऐसे बाज़ार थे, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जामा मस्जिद में जो है ईद की नमाज़ पढ़ूँ, हालांकि मैं थोड़ी सी दूर रहते हैं। तो माशाल्लाह मेरे साथ रिश्तेदार थे, हम लोग फजर से पहले आए, तो यहाँ नमाज़ पढ़ी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा माहौल लगा और बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। यहाँ पुलिस को भी लोगों ने फूल दिए कि वो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, लेकिन चर्चा इस पर भी छिड़ी थी कि सड़कों पर नमाज का क्या किया। नमाजियों का कहना है कि जब मस्जिद में जगह नहीं बचती तभी वो सड़क पर नमाज पढ़ते हैं। आदमी रोड पे तो नमाज जान के तो पढ़ता नहीं है, मजबूरी में पढ़ता है, क्योंकि जो नमाज होती है बड़ी नमाज होती है। सारी बस्ती के लोगों को कहा जाता है कि ईदगाह में आओ, तो जब सारी बस्ती ईदगाह में आएगी तो जगह छोटी पड़ जाती है, इसलिए होता है, वरना तो कोई ऐसा मजबूरी है। पुलिसकर्मी हमारे लिए जो मेहनत करते हैं और हमारे लिए पीसफुल हमको माहौल देते हैं अपनी इबादत करने के लिए, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इनको शुक्रिया अदा करें, और ये सबसे अच्छा तरीका था इनका शुक्रिया अदा करने के लिए। और ईद का मुबारक मौका था, हमने उसकी भी मुबारकबाद दी है। थोड़े बहुत तनाव और अनबन के बावजूद ईद का त्योहार बड़े प्रेम और सौहार्द के साथ मनाया गया। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। तमाम ऊपर नीचे ऊंच नीच के बाद, तनाव के बाद ईद का त्यौहार आसानी से बन गया, लेकिन वक्फ बिल को लेकर एक नई विवाद, एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी होती दिखाई दे रही है। खबर ऐसी आ रही है कि संसद का वर्तमान जो बजट सत्र चल रहा है उसमें ये बिल आ सकता है और पास कराने की कोशिश सरकार, ये जो बचा हुआ 4 दिन का कार्यकाल है इस सत्र का, वो पूरा हो सकता है। लेकिन आप ये जानना भी चाहेंगे कि वक्फ कानून में क्या संशोधन कर रहे हैं, पुराना क्या था और नया क्या था। तो बारी बारी से आसानी से आपको बता देता हूं। पुराने कानून में अगर किसी ज़मीन पर वक्फ बोर्ड अपना
दावा ठोक देता था तो जिसकी ज़मीन जाती थी वह सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल में ही अपनी गुहार लगा सकता था। लेकिन नए कानून के तहत तो रेवेन्यू अदालतों में पीड़ित पक्ष जा सकता है, लोअर कोर्ट में जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर हाई कोर्ट तक भी वो जा सकता है। उसी तरीके से पुराने कानून में ट्राइब्यूनल जो भी फैसला देता उसको ही अंतिम माना जाता था। लेकिन नया कानून जब लागू हुआ, अगर लागू हुआ, जैसा कि चर्चा है, ट्राइब्यूनल के फैसले को आप हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। पुराने कानून में कोई भी मस्जिद हो, इस्लाम से जुड़ी कोई भी संपत्ति क्यों ना हो, वो खुद ब खुद वक्फ की ही संपत्ति मानी जाती थी। लेकिन नए कानून में जो संपत्ति वक्फ को दान में दी जाएगी वही संपत्ति वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी। पुराने कानून में अन्य धर्म के सदस्य वक्फ बोर्ड के मेंबर नहीं हो सकते थे, केवल मुस्लिम ही सदस्य हो सकते थे। लेकिन नए कानून में दूसरे धर्म के लोगों को भी सदस्यता मिल सकती है। वहीं पुराने कानून में महिलाओं के लिए एंट्री नहीं थी, यानी बोर्ड में महिलाएं नहीं हो सकती थी। लेकिन नए कानून में महिलाओं के लिए भी बोर्ड में प्रवेश का रास्ता खुल सकता है। तो बीजेपी के लिए कुल मिलाकर ये एक राहत की बात है कि वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया अब आ गया है, जिसका कहना है कि मौजूदा कानून के कई नियम संविधान और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के खिलाफ हैं, इसीलिए संशोधन जरूरी है। आइए बात वक्फ की निकल चलिए। तो वक्फ कानून को लेकर क्योंकि बिहार में चुनाव आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर चुनावी चर्चा भी शुरू हो गई है। वक्फ का यही सवाल जगह जगह पर सियासी बवाल का सबब बन रहा है। बिहार में भी वक्फ का मुद्दा गरमाया हुआ है, लेकिन बिहार की चुनावी राजनीति को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे ने और गरमा दिया। शाह ने पटना में एनडीए के नेताओं के साथ कल शाम एक बैठक की थी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे। तो अपनी पार्टी के नेताओं के साथ भी उनकी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में अमित शाह ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी बीजेपी के विजय का जो मंत्र दिया, जो फॉर्मूला बताया, उसको जानने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी होगी। पटना के गांधी मैदान में ईद के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे। बाकायदा नमाजियों के साथ अपने भरोसे को जोड़ते हुए कहा कि वो उनके साथ हैं। नीतीश कुमार ने जालीदार टोपी पहन रखी थी। ये तस्वीरें इसलिए भी अहम हो जाती हैं क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और ईद से ठीक एक दिन पहले पटना में ही नीतीश कुमार की केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह के साथ गंभीर मंथन बैठक हुई। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि बिहार में चुनाव को लेकर गहमागहमी कितनी बढ़ गई है। जब शाह पटना पहुंचे थे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ शाह का स्वागत किया था। लेकिन शाह के जहन में तो ये बात है कि इससे भव्य जश्न का माहौल नवंबर-दिसंबर में बने, जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। आपका परिवार को आपने सेट किया, मगर बिहार के युवाओं को सेट करने का काम आपने नहीं किया। वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी। गृहमंत्री अमित शाह कुछ विशेष फॉर्मूलों के साथ रविवार को पटना में मौजूद थे। शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जीत का नजीर रखा। शाह ने बताया कि कैसे मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी के पास 23% से कम वोट था और महाराष्ट्र में जहां 21% से कम वोट था, वहां पार्टी ने बूथ मजबूत करके किला फतेह कर लिया। इसके लिए अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र दिया कि नंबर 1 वो कमजोर बूथों को चिन्हित करें, नंबर 2 इसके लिए कार्यकर्ता अभी से सक्रिय हो जाएं, नंबर 3 मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए पूरी ताकत झोंक दें और नंबर 4 विपक्ष की कमजोरियों का फायदा उठाएं। यानी जिस तरह बीजेपी ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे शानदार जीत हासिल की, वही जीत बिहार में भी हासिल करने की अमित शाह की तमन्ना है। भारतीय जनता पार्टी के लिए 2025 के चुनावों में लक्ष्य स्पष्ट है। 2025 में 225 और उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें स्पष्ट निर्देश और स्पष्ट कार्यपथ दे दिया गया है। हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है।
एनडीए का हर उम्मीदवार कमल का उम्मीदवार। अगर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरह बीजेपी अपनी जीत बिहार में चाहती है तो जाहिर है कि वो अपना मुख्यमंत्री भी चाहेगी। हालांकि मध्य प्रदेश में तो कभी गठबंधन की स्थिति बीजेपी के सामने नहीं आई, लेकिन महाराष्ट्र में गठबंधन में भी बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बना लिया। अब सवाल है कि बिहार में नीतीश कुमार को क्या चुनाव के बाद भी बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी? फिलहाल इस सवाल का उत्तर चुनाव के नतीजों की तरह ही समय मांग रहा है। वैसे बीजेपी नेताओं से मुलाकात के अलावा गृह मंत्री शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए नेताओं की भी बैठक की, जिसमें जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद थे। लक्ष्य चूंकि बड़ा है, 225 सीटों का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो शानदार उपलब्धियां हैं, इनको जनता तक पहुंचाना, मतदाताओं को मुखर बनाना, मतदान केंद्रों तक उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करना, ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो बूथ कमेटियों को सक्रिय बनाए जाने के बाद हासिल होगा। हमारी पार्टी ने भी इस पर काफी काम किया है, अन्य घटक दल भी काम कर रहे हैं। एनडीए बैठक में शाह की रणनीति साफ थी कि एनडीए को फिर से पावर में लाना है, लेकिन उससे ज्यादा बीजेपी को और ताकतवर बनाने का प्लान अमित शाह का है, जिसके लिए उन्होंने अपनी ही पार्टी और कार्यकर्ताओं के सामने 6 महीने का रोड मैप पेश कर दिया। नंबर 1, बूथ कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग हो। नंबर 2, मतदाताओं के लिए जागरूकता अभियान चले। नंबर 3, सोशल मीडिया पर जमकर प्रचार हो। नंबर 4, स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा जोर हो। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाई गई केंद्रीय योजनाओं मसलन उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, किसानों के लिए राहत की योजना जैसे योजनाओं का जमकर प्रचार हो। लेकिन आरजेडी को लगता है कि बिहार में विकास तो लालू यादव और राबड़ी देवी ने ही किया। अगर बिहार को किसी ने कारखाना देने का काम किया तो वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। 3-3 फैक्ट्री लगाने का काम किया। आज अगर बिहार में कोई पूछे कि बिहार में क्या है, तो फैक्ट्री के नाम पे सिर्फ वो रेलवे की 3 फैक्ट्रियां हैं। जब लालू राबड़ी जी की सरकार थी तो 6 यूनिवर्सिटी उन्होंने देने का काम किया। 7वां यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। अमित शाह जी को कम से कम ये चीज पटना आने से पहले जानकारी ले लेना चाहिए। जिस तरह वक्फ बोर्ड कानून का सवाल उठा है, वो सवाल अगले चुनाव में भी अहम मुद्दा हो सकता है। अब सवाल है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। ईद की नमाज में पहुंचकर नीतीश कुमार ने ये बताने की कोशिश की कि बीजेपी के साथ हैं तो क्या हुआ, मुस्लिम उनके लिए अहमियत रखते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के विरोधी पूछ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बिल जब संसद में आएगा तो क्या नीतीश कुमार उसका विरोध करेंगे। वक्फ बोर्ड का अगर कानून बनता है तो इसके लिए बनाने वाले भाजपाई तो दोषी हैं ही, लेकिन इसका सबसे बड़ा दोष नीतीश कुमार के सर पर जाएगा, क्योंकि अगर ये व्यक्ति अगर आज भाजपा को कानून बनाने में ये 12 सांसद वहां पर वोट न दें तो आज वक्फ का कानून नहीं बनेगा। तो मैं आपके माध्यम से कम यहाँ के मुस्लिम साथियों से, उन नेताओं से जो आज भी जदयू से जुड़े हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दल छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप लिखकर नीतीश कुमार को एक चिट्ठी तो भेजिए कि अगर वक्त पर आपने भाजपा के साथ मिलकर वोट दिया तो हम लोग आपके विरोध में हैं या हम आपका दल छोड़ेंगे। कम से कम नीतीश कुमार पर इसका दबाव तो बनाइए। बीजेपी के लिए मिशन 2025 का आगाज करके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली लौट आए। पीछे छोड़ आए हैं बिहार की वो सियासी सरगर्मी जो बढ़ती हुई गर्मी के साथ गर्म होने लगी। पटना से प्रभाकर कुमार के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। दरअसल नीतीश कुमार और जेडीयू के लिए कैच 22 सिचुएशन है इस वक्फ बिल पे सपोर्ट करना बीजेपी की सरकार को। आज ही एक एमएलसी ईद के मौके पर जेडीयू के वो चले गए लालू यादव से मिलने, उनको ईद की बधाइयां देने। औपचारिक तौर पर नाराजगी नहीं दिखाई, लेकिन ये कदम बहुत इशारे कर रहा है कि जेडीयू के भीतर जो मुस्लिम नेतृत्व है वो शायद संतुष्ट नहीं है नीतीश कुमार के इस फैसले पर कि वो बीजेपी के साथ इस बिल के मामले में खड़े रहें। आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पहुंचे। पीएम अपने नागपुर दौरे से लौट आए, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीतिक अटकलें जमकर शुरू हो गई। आपको हम सुनाएंगे कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने इस बारे में क्या टिप्पणी की और बीजेपी ने उसका किस तरीके से जवाब दिया। लेकिन इन सब के बीच आज आपको ये भी जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बीच संघ के बीच क्या रिश्ता है।
एक माँ बेटे का रिश्ता, एक पिता पुत्र का रिश्ता, और क्यों पीएम मोदी अक्सर कहते हैं कि संघ विचार और संस्कार गढ़ता है। ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। ये अक्षय वट आज भारतीय संस्कृति को, हमारे राष्ट्र की चेतना को निरंतर ऊर्जावान बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट बता रहे हैं, उसके स्वयंसेवक के रूप में वो खुद का मूल्यांकन कैसे करते हैं, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं उस खबर से जो पिछले कुछ घंटों से चर्चा में है। शिवसेना यूबीटी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नागपुर के हेडगेवार स्मारक इसलिए गए क्योंकि उन्हें आरएसएस के साथ रिटायरमेंट की जानकारी साझा करनी थी। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएम मोदी के उत्तराधिकारी की तलाश का सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरी जो जानकारी है 10-11 साल में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं वो बताने के गए हैं मोहन राव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय मैं जा रहा हूं। अब देखिए, दो बातें हैं आरएसएस की जो मेरे समझ में आई है। एक तो मोहन राव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है, और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है। तो इसलिए मोदी जी वहां गए, मोदी जी जा रहे। मोदीजींचा उत्तराधिकारी शोधण्याचं कुठलंही कारण नाही। प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी की तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है। मोदी जी हमारे नेता हैं और वो कई सालों तक काम करते रहेंगे। हम और पूरा देश मोदी जी को 2029 में प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। भारतीय संस्कृति और परंपराओं के अनुसार हम पिता के जीवित रहने तक इस बारे में बात नहीं करते हैं। ये मुगल संस्कृति है जहां पिता के जीवित रहने पर बेटा उत्तराधिकारी की बात करता है। प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी की तलाश करने का सवाल ही नहीं है कि वडील जिवंत असताना मुलं अशा प्रकारचा विचार करतात। 8 साल की उम्र में संघ की उंगली थामकर सेवा और सेवा के क्षेत्र से राजनीति के मैदान में उतरे मोदी सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद पहली बार यानी 11 साल बाद नागपुर में संघ के कार्यक्रम में पहुंचे तो स्वर में उल्लास और पितृ संगठन के प्रति सम्मान दोनों छलक रहे थे। राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार भी 100 साल पहले बोला गया वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। ये अक्षय वट आज भारतीय संस्कृति को, हमारे राष्ट्र की चेतना को निरंतर ऊर्जावान बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में बताया कि कैसे संघ की शाखा के प्रति उनका आकर्षण बढ़ा
तो इसके पीछे भी देश प्रेम की ही भावना थी। संघ की शाखा में खेल कूद होते थे, देशभक्ति के गीत गाए जाते थे, संस्कार मिलते थे। खुद प्रधानमंत्री मोदी से सुनिए उनके स्वयंसेवक बनने की शुरुआत कैसे हुई। मुझे याद है मेरे यहाँ एक माकोसी, मुझे नाम बोला या नहीं, वो सेवा दल के शायद हुआ करते थे, माकोसी सोनी ऐसा कुछ तो भी थे। अब वो एक बजाने वाली डफली जैसा रखते थे अपने पास, और देशभक्ति के गीत, और उनकी आवाज भी बहुत अच्छी थी। तो हमारे गांव में आते थे तो अलग अलग जगह पे उनके कार्यक्रम होते थे, तो मैं पागल की तरह बस उनको सुनने चला जाता था। रात रात भर उनके देशभक्ति के गाने सुनता था, मुझे मजा आता था। क्यों आता था वो पता नहीं है। वैसे ही मेरे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा चलती थी। शाखा में तो खेलकूद होता, लेकिन देशभक्ति के गीत होते थे। वो मन को जरा बड़ा मजा आता था, एक मन को छूता था, अच्छा लगता था। तो ऐसे ही करके हम संघ में आ गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कई मौकों पर कहा है कि संघ से उन्हें संस्कार मिले हैं, और ये संस्कार ऐसे हैं कि जो भी सोचो देश के लिए सोचो, जो भी करो देश के लिए करो। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों कहा कि उन्हें मराठी जैसी भाषा से जुड़ने का सौभाग्य मिला तो ये संघ की वजह से हुआ। महाराष्ट्र की धरती पर मराठी भाषी एक महापुरुष ने 100 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बीज बोया था। मेरा सौभाग्य है कि मेरे जैसे लाखों लोगों को आरएसएस ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है, और संघ के ही कारण मुझे मराठी भाषा और मराठी परंपरा से जुड़ने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि साल 1958 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार जब गुजरात के वडनगर यानी नरेंद्र मोदी के गृह जिले पहुंचे, तब वहां एक विशेष शाखा आयोजित की गई। वहां बाल स्वयंसेवकों को देश के प्रति निष्ठा की शपथ दिलवाई गई। वहीं 8 साल के बालक नरेंद्र दामोदर दास मोदी का संघ से पहला परिचय हुआ। बाद में नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे। संघ के स्वयंसेवकों के साथ मिलना जुलना बढ़ा। संघ के प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार की सलाह पर वो संघ के मुख्यालय केशव भवन में रहने लगे। वहां से जो सफर शुरू हुआ, संघ और उसके दूसरे संगठनों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी तक पहुंचे। साल 1987 में संगठन मंत्री बने। बीजेपी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली, तो इसमें नरेंद्र मोदी ने बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक ऐसे संगठन के रूप में याद किया जिसने जीवन को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभाई। अब संघ एक बहुत बड़ा संगठन है, शायद अब उसके 100 साल हो रहे, ये 100वां वर्ष है, और दुनिया में इतना बड़ा स्वयंसेवी संगठन कहीं होगा ऐसा मैंने तो नहीं सुना है। करोड़ों लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन संघ को समझना इतना सरल नहीं है। संघ के काम को समझने का प्रयास करना चाहिए, और संघ स्वयं तो एक पर्पज ऑफ लाइफ जिसको कहे, इसके विषय में आपको एक अच्छी दिशा देता है। दूसरा, देश ही सब कुछ है और जन सेवा ही प्रभु सेवा है। ये जो हमारे वेद काल से जो कहा गया है, जो हमारे ऋषियों ने कहा, जो विवेकानंद ने कहा, वही बातें संघ के लोग करते हैं। तो स्वयंसेवक को कहते हैं भाई तुम्हें संघ में से जो प्रेरणा मिली वो 1 घंटा शाखा है, वो स्वयं नहीं, यूनिफॉर्म पहनना वो स्वयं संघ नहीं है। तुमने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे वक्त में नागपुर पहुंचे जब भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली, लेकिन हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली तक एक के बाद एक विजय ने दृश्य बदल दिया। संघ के स्वयंसेवक के रूप में अपना सार्वजनिक जीवन शुरू करने वाले नरेंद्र मोदी 24 में चुनाव जीतकर पहले ही इतिहास रच चुके हैं, और इतिहास के हर मोड़ पर उन्होंने गौरव के साथ खुद को स्वयंसेवक कहा है। हमारे यहाँ कहा गया है, परोपकाराय
फलंती वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्या परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम। हमारा शरीर परोपकार के लिए ही है, सेवा के लिए ही है। और जब ये सेवा संस्कारों में आ जाती है तो सेवा ही साधना बन जाती है। यही साधना तो हर एक स्वयंसेवक के जीवन की प्राणवायु होती है। ये सेवा संस्कार, ये साधना, ये प्राणवायु पीढ़ी दर पीढ़ी हर स्वयंसेवक को तप तपस्या के लिए प्रेरित कर रही है। ये सेवा साधना हर स्वयंसेवक को निरंतर गतिमान रखती है, उसे कभी थकने नहीं देती, कभी रुकने नहीं देती। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दु भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दु भूमे सुखं वर्धितोऽहम्। पिछले दिनों मेरठ से एक खबर आई जिसमें एक पत्नी पर आरोप लगा कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी। इस खबर की चर्चा तो चारों तरफ हुई, खूब वायरल हुई यह खबर। इसी के साथ वारदात में इस्तेमाल किया गया ड्रम, खासकर नीले रंग का ड्रम, बहुत चर्चा में आ गया। अब यूपी के ही गोंडा की एक तस्वीर सुबह से आज चर्चा में है, जिसमें एक पति अपने घर में रखा ड्रम दिखा रहा है और कह रहा है कि उसे अपनी पत्नी से जान का खतरा है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। मेरा आंखें फोड़ने का प्रयास किया और मेरा चश्मा भी तोड़ दिया। आप देख सकते हैं मैं चश्मा में जुड़वाया नहीं चाहिए और कह रही है कि तुमको ज़्यादा करोगे ड्रम में भरवा देंगे, नीरज की गुंडों से कटवा देंगे। अरे सर वो ड्रम 2 साल पहले का है, जब सर मकान कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा, आप घर देखिएगा वही ड्रम। अब जब कंस्ट्रक्शन का काम चला तो ड्रम तो रखा रहेगा, वो झूठा आरोप है। ऐसे ऐसे कांड यहाँ हो रहे हैं, इसीलिए हमको बहुत डर हो गया है। ऐसे ऐसे कांड यहाँ हो रहे हैं, इसीलिए हमको बहुत डर हो गया है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड के बाद देश के अलग अलग इलाकों से ऐसी खबरें आ रही हैं जिन्हें सौरभ हत्याकांड से जोड़कर देखा जा रहा है। हमने आपको 3 दिन पहले दिखाया था कि कैसे उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक युवक ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दी, क्योंकि उसे डर था कि मेरठ कांड की तरह उसकी हत्या हो सकती है। अब गोंडा में पति ने ड्रम दिखाते हुए आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी मेरठ जैसा अंजाम भुगतने की धमकी दे रही है। पहले आप ये तस्वीर देखिए। आपको एक महिला दिख रही है जो वाइपर से एक शख्स पर हमला कर रही है। जिस व्यक्ति पर वाइपर से हमला हो रहा है उसका नाम धर्मेंद्र कुशवाहा है। धर्मेंद्र कुशवाहा गोंडा के जल निगम में जूनियर इंजीनियर हैं। हमला करती दिख रही महिला उनकी पत्नी है, जिनका नाम माया मौर्य है। आपको पूरी कहानी बताएंगे। पहले ये सुन लीजिए कि जब माया मौर्य से पूछा गया कि उन्होंने अपने पति पर वाइपर से हमला क्यों किया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया। वो वीडियो ऐसा है कि ये घर में आए, बोले तुमको जेल करा देंगे। हमने कहा क्यों? क्योंकि हम घर में आए, हमको घर में घुसने नहीं दे रहे थे, तो हम घर में किसी तरह गए। 2-3 दिन तक इन्होंने प्लान बनाया कि क्या किया जाए कि ये कुछ उकसावे में गलत कदम उठा ले। इतना उकसाया मुझको और घर में ऐसे गर्दन ऐट दिया, हाथ पकड़ लिया, तब हम मजबूर होके वाइपर उठाए हैं। कब की घटना ये घटना लगभग अगस्त की है। किस सन बताइए? सन 2024। अब आप क्या चाहते हैं? अपने डिफेंस में आपने वो उठाया वाइपर? जी, अपने डिफेंस में हमने। अब आप क्या चाहें? माया मौर्य कह रही हैं कि उन्हें उकसाया गया, मजबूर किया गया, तब जाकर उन्होंने वाइपर उठाया। खैर, कहानी ये है कि गोंडा जिले के जल निगम विभाग में तैनात जूनियर इंजीनियर धर्मेंद्र कुशवाहा खुद को अपनी पत्नी से प्रताड़ित बता रहे हैं। धर्मेंद्र ने बकायदा नीले रंग का एक ड्रम दिखाते हुए आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी मेरठ कांड को दोहराने की धमकी दे रही है।
धर्मेंद्र का आरोप है कि उनकी पत्नी ने घर की दूसरी मंजिल पर रखे ड्रम और सीमेंट की बोरियों को दिखाकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। आपको याद होगा कि मेरठ में सौरभ राजपूत की हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि सौरभ की हत्या उसकी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर की। हत्या के बाद बकायदा सौरभ की डेड बॉडी के टुकड़े ड्रम में भर दिए गए और ऊपर से सीमेंट डालकर ड्रम को सील भी कर दिया गया। मेरठ में मुस्कान ने अपने पति सौरभ की हत्या के बाद जिस ड्रम का इस्तेमाल किया था वो भी नीले रंग का ही था। गोंडा में धर्मेंद्र कुशवाहा जिस ड्रम को दिखाते हुए अपनी पत्नी पर आरोप लगा रहे हैं वो भी लगभग वैसा ही ड्रम है। धर्मेंद्र कुशवाहा और माया मौर्य का प्रेम विवाह 2016 में हुआ था। वाइपर वाली तस्वीर और ड्रम वाली खबर अब वायरल है। दोनों के रिश्तों के बारे में तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं, लेकिन हम पहले आपको ड्रम वाली खबर पर दोनों के बयान सुनाते हैं। तो उन्होंने मेरा आंखें फोड़ने का प्रयास किया और मेरा चश्मा भी तोड़ दिया। आप देख सकते हैं मैं चश्मा मैंने जुड़वाया नहीं इसलिए, और कह रही है कि तुमको ज्यादा करोगे ड्रम में भरवा देंगे, नीरज की गुंडों से कटवा देंगे। और आज भी नीरज उसको लेकर साथ में गया है। आज जब झगड़ा हुआ तो मैंने पुलिस बुलाया। जब पुलिस को बुलाया तो पुलिस कोतवाली ले गई कि चल आप थाने चलिए। वहाँ पर सब लोग गए, वहाँ से भाग गई नीरज के साथ बहाने से कि मैं खाना खाने जा रही हूँ, चली गई वहाँ से। तब से गए थे। आज धमकी दिया कि नाटक करोगे तो जान से मार देंगे और नीरज गुंडों से मरवा देंगे। अरे सर वो ड्रम 2 साल पहले का है, जब सर मकान कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा, आप घर देखिएगा वही ड्रम। अब जब कंस्ट्रक्शन का काम चला तो ड्रम तो रखा रहेगा, वो झूठा आरोप है। कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र कुशवाहा अगस्त 2024 से ही अपनी पत्नी से अलग रह रहे हैं। आरोप के मुताबिक 19 मार्च 2025 को धर्मेंद्र कुशवाहा अपनी मां और सास के साथ पत्नी माया के घर पहुंचे तो वहां माया ने उनके साथ मारपीट की। आरोप है कि माया के रिश्ते एक तीसरे शख्स के साथ हैं, जिसका नाम नीरज मौर्य है। उसने भी माया का साथ दिया। आरोप है कि 29 मार्च 2025 को पत्नी ने अपने पति के साथ दोबारा मारपीट की, जिसके बाद पति धर्मेंद्र ने पुलिस को सूचना दी। इधर माया ने भी धर्मेंद्र के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। माया का आरोप है कि उन्हें पति ने लगातार प्रताड़ित किया है और बार बार अबॉर्शन के लिए मजबूर भी किया है। शादी हमारी 8 साल पहले हुई। 2 साल पहले से रिलेशन था, हमारा लव मैरिज है। 8 साल हो गया शादी को, 9वां साल है। पहले साल जब मैं शादी करके गई इनके घर, प्रेग्नेंट हुई 2 महीने बाद। इन्होंने क्या बोला, बच्चा नहीं चाहिए, करियर बना लो, ऐसा कर लो, तुम तैयारी करो। यहाँ तक कि यूपीएससी की तैयारी भी हम कर रहे थे। पढ़े लिखे हैं सर, बीएससी और बीएड ग्रेजुएट हैं हम। उसके बाद इन्होंने 2016 में अगस्त में मेरा एक अबॉर्शन कराया, कहा कि तुम करियर बनाओ। उसके बाद फिर बच्ची पेट में आई। 2018 में 19 में डिलीवरी हुई। इन्होंने कहा बच्चा नहीं चाहिए। हमने कहा नहीं, मुझे एक बच्चा तो कम से कम चाहिए। उसके बाद बच्ची हुई मेरी। उसके बाद फिर 4 प्रेगनेंसी। देखिए सारी मेडिकल रिपोर्ट्स है, ये 4 अबॉर्शन ठीक है, आप सामने हस्बैंड लेकर आया है। ध्यान देने की बात यह है कि माया के घर के लोग भी फिलहाल माया के पति का साथ दे रहे हैं। कल बोली थी कि इनको मार के ड्रम में भरवा देंगे। मेरे दामाद को। क्या नाम है? धर्मेंद्र कुशवाहा। बेटी का क्या नाम है? माया मौर्य। तो आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं हमारे दामाद बचें। और क्या? उसके खिलाफ, माया के खिलाफ कार्रवाई करिए। हमने बहुत बार समझाए, हमारे परिवार समझाए, सब लोग रिश्तेदार समझाए, किसी को बात नहीं मानती है। आपको याद होगा कि यूपी के संत कबीर नगर से भी एक चौंकाने वाली खबर आई थी। वहां एक पति को इस बात का डर हो गया कि कहीं उसका भी वही हाल ना हो जाए जो सौरभ राजपूत का हुआ। ऐसे ऐसे कांड यहाँ हो रहे हैं, इसीलिए हमको बहुत डर हो गया है। ऐसे ऐसे कांड यहाँ हो रहे हैं, इसीलिए हमको बहुत डर हो गया है। तस्वीरों में दिख रहा लाल कमीज में जो युवक है उसका नाम बबलू है। बीच में काली शर्ट में विकास है और विकास के बगल में जो महिला है वो बबलू की पूर्व पत्नी राधिका है। राधिका और विकास अब पति पत्नी हैं। दिलचस्प बात यह है कि बबलू ने खुद अपनी पत्नी राधिका की शादी उसके प्रेमी विकास से करा दी है। बबलू की चिंता ये थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो दोनों बच्चों को कौन देखेगा, इसलिए उसने पत्नी का हाथ उसके प्रेमी के हाथों में दे दिया। आगे बढ़ते हैं। कल से नया वित्तीय साल शुरू हो रहा है। कल 1 अप्रैल है और कल से आप अगर कहीं नेशनल हाईवे से गुजर रहे हो अपनी गाड़ी से तो ज़्यादा टोल टैक्स देने के लिए आपको तैयार रहना होगा। आज ही आधी रात से 5 रुपए से 10 रुपए तक टोल टैक्स बढ़ जाएगा। शानदार हाईवे पर अब आपको फर्राटे लगाने हो तो जरा अपनी जेब पर भी एक बार हाथ रख लीजिएगा, क्योंकि हाईवे पर लगे हुए टोल आपसे ज्यादा टैक्स लेने को बेताब बैठे हैं।
NHAI ने टोल टैक्स में बढ़ोतरी का सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक नई दरें 1 अप्रैल यानी मंगलवार से लागू हो जाएंगी। नई दरें लागू होने के बाद हाईवे पर चलने वाले राहगीरों को अब 5 रुपए से 10 रुपए अतिरिक्त टोल टैक्स देना पड़ेगा। टोल टैक्स बढ़ाने के बाद महंगाई में भी बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसका सीधा असर आम इंसान पर पड़ेगा। अभी ये टोल बढ़ रहे हैं, हम ट्रैवलिंग करते रहते हैं, आना जाना लगा रहता है हमारा, तो बर्डन तो बढ़ेगा ही। ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं, हमको तो एक्चुअली बहुत महंगा गिर रहे। हैदराबाद से इधर आने के लिए मेरे को कम से कम 2900 तक हो रहे, अप टू ककरावन नेपाल बॉर्डर तक। थोड़ा रीजनेबल करे तो अच्छा रहता था। इतना बर्डन बोले तो बहुत दिक्कत होता है सबको, थोड़ा कम करे तो अच्छा रहता है। टोल की दरें बढ़ने पर टोल पर काम करने वालों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन गाड़ियां चलाने वालों पर बड़ा असर होगा। ऐसे में हमने यूपी के कुछ शहरों से आम जनता की प्रतिक्रिया जानने के लिए उनसे बात की। पहले चलते हैं झांसी, जहां झांसी कानपुर राजमार्ग के सेमरी टोल प्लाजा से हमारे संवाददाता विनोद कुमार गौतम ने राहगीरों से बात की। और टोल का पैसा भी बढ़ाते जा रहे हैं, कितनी समस्या भी होती है ग्राहकों को, उसको भी देखा जाए। सुविधाएं दी जाएं, पैसा बढ़ाया जाए तो मजा है, लेकिन अगर सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, पैसा बढ़ाते जाएंगे तो जनता जरूर कष्ट में आएगी और कुछ नहीं होगा। प्रयागराज में भी हमने आम जनता से बात कर दरों में हुई बढ़ोतरी पर उनका मन टटोलने की कोशिश की। वहाँ भी लोगों को लगता है कि महंगाई तो पहले से थी, अब टोल टैक्स अलग से जेब काटेगा। क्या कहेंगे, हम तो ये कहेंगे कि टोल जितने कम कटे इतना अच्छे रहेंगे। यही हाल शहर दर शहर का है, चाहे वो प्रयागराज हो या भगवान राम का धाम अयोध्या। अब जैसे प्रयागराज, लखनऊ, नवाबगंज, सुल्तानपुर और वाराणसी, तमाम ऐसे जो बड़े टोल प्लाजा हैं, वहां पर जो है आपको जो है ज्यादा जो है पैसे चुकाने पड़ेंगे। किसी भी हाईवे से गुजरते समय अब आपको जो बीच में टोल प्लाजा पड़ेगा, उसके लिए जो है नई दरें जो है 1 अप्रैल से लागू की जा रही हैं। अलग अलग गाड़ियों में कार का कुछ अलग बढ़ेगा, छोटी गाड़ियां जो लाइट व्हीकल्स हैं उनका अलग बढ़ेगा, कमर्शियल बड़ी गाड़ियां जो बड़ी गाड़ियां हैं 3 एक्सल या बड़े वाले ट्रक जिनको कहते हैं या बस कहते हैं, उनका अलग रेट बढ़ेगा, जो आज रात 12 बजे के बाद 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा। फिलहाल तो यही है कि कल से आप हाईवे पर जाइए तो अपना फास्टैग थोड़े ज्यादा पैसों से रिचार्ज करा के जाइए। NDTV इंडिया की रिपोर्ट। वैसे आप पर टोल टैक्स का भार तो पड़ेगा ही। वही आपको बता दें कि आज 31 मार्च और कल 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल शुरू होते से कई सारे जीवन में आपके बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। बहुत सी चीज़ों में फ़ायदा होगा तो किसी चीज़ों में आपको नुकसान भी हो सकता है। तो क्या कुछ होने वाला है, अब एक एक करके बताते हैं। अब फिक्स डिपॉजिट आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि इसमें 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर TDS नहीं कटेगा। बचत खाते के ब्याज दरों में बदलाव हो रहा है, जिसे आप संबंधित बैंकों की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अब आपके बचत खाते में मिनिमम बैलेंस का रहना बहुत ज़रूरी है। कल से आपको स्टॉक्स पर जो डिविडेंड यानी लाभांश मिलता है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना पैन और आधार को लिंक करवा लें। कल से रसोई गैस की कीमत में भी बदलाव हो सकता है। कल से ही नए टैक्स नियम लागू होने वाले हैं, जो बजट के प्रावधानों से निकले हैं। कल से जिसकी कमाई 12 लाख रुपए सालाना है, उसको 1 पैसा भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। कल से किराए से होने वाली 6 लाख रुपए की कमाई पर भी कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। कल से 36 जीवन रक्षक दवाओं की कीमतें कम हो जाएंगी। और आखिरी बता दूं कि कल से अपडेटेड रिटर्न भरने के लिए आपको 24 महीने की जगह 48 महीने का अब समय मिलने वाला है। तो ये बस 10 बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बुलेटिन के आखिरी हिस्से में आ गए। जैसे कि हमेशा होता है, बुलेटिन समाप्त करने के पहले हम आपको बताते हैं कि क्या क्या होने वाला है कल, ये आप देख लीजिए। कल की कुछ खास खबरें कैलेंडर कल का में। कल दिल्ली विधानसभा में CAG की एक और रिपोर्ट पेश की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार की इस रिपोर्ट के जरिए बताएंगी कि प्रदूषण को लेकर पिछली सरकार ने क्या उपाय किए। इससे पहले दिल्ली सरकार शराब नीति, स्वास्थ्य सेवाएं और DTC को लेकर CAG की रिपोर्ट पेश कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में कल से अवैध रूप से चलाए जा रहे रिक्शा और ऑटो के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस और सवारियों के बैठाने की क्षमता पर
कड़ी नजर रखी जाएगी। तो आज मेरे साथ खबरों की खबर में इतना ही। शुभ रात्रि।